नमस्कार, मैं यशपाल हंस ज्योतिषाचार्य करनाल से आज ज्योतिष के अतिरिक्त मैं वेद के एक मंत्र पर भी चर्चा करने जा रहा हूं और आशा करता हूं कि आपको वो बहुत अच्छा लगेगा और आपके लिए कल्याणकारी परिणाम भी लेकर आएगा। प्रभु से कामना करता हूं कि आप धनों और ऐश्वर्य के स्वामी बने, सुखों में रहें, आपके घर में सुखों का स्थायी वास हो, आपकी संतानें आपकी आज्ञा में हो, बच्चों की विद्या आदि के अंदर किसी प्रकार की बाधा ना आवे। हम लोग आपकी सेवा में तत्पर हैं, जितना ज्ञान है बांटने की कोशिश में हैं। जीवन की शाम है, अच्छा निकल जाए, आपके साथ समन्वय बना रहे, यही हमारे लिए खुशी की बात है। आप प्रसन्न रहें, ईश्वर आप पर अपनी कृपाओं की वर्षा करता रहे, यही हमारी सबसे बड़ी प्रबल इच्छा है। प्यारे बंधुओं, आज मैं आपको एक मंत्र लिखवा रहा हूँ। ये वेद का मंत्र है, धन ऐश्वर्य और सुख के लिए है, और ये ज़रूरत आज सबको है। आज सबको धन चाहिए, सब लोग सुखी रहना चाहते हैं, क्यों ना रहें, अधिकार भी तो है हमारा। प्रभु से हम मांगते क्या हैं कि प्रभु हमारे को सुख का जीवन देना, हम वो जीवन जिए जिसमें धन भी हो, सुख भी हो, हम जिस चीज़ की कामना करें उसे प्राप्त भी कर सकें। प्यारे बंधुओं, मंत्र लिख लीजिए। इसमें सिर्फ 5 ही संस्कृत के शब्द हैं, जिसका अर्थ भी मैं साथ साथ कर रहा हूँ। आप अर्थ मत करना, आप स्ट्रेट वे मंत्र बोलिएगा। दिन में कुछ बार बोल लीजिए। आप कुछ दिन बाद महसूस करेंगे कि आपको धन और ऐश्वर्य प्राप्त हो रहा है। लेकिन याद रखिएगा, जब आप मंत्र बोलिए तो अपनी कंसंट्रेशन, अपनी एकाग्रता उस मंत्र पर ही रखिए। अगर आप और चीज़ों को सोचेंगे तो आपकी आत्मा उस मंत्र को स्वीकार ना करते हुए उसका उच्चारण तो करती रहेगी, परिणाम आप समझ सकते हैं। एकाग्रता का नाम ही प्रभु है। जो लोग योगी हो गए, प्रभु की ओर लग गए, उनके जीवन परिवर्तित हो गए। उन लोगों ने कई औरों के जीवन का भी कल्याण कर दिया। ये केवल सोच की बात है। मैंने अच्छे अच्छे काउंसलरों से मुलाकात की। एक काउंसलर जो काउंसलिंग कर रहा होता है, वो दूसरे की सोच को, जो बिगड़ी हुई होती है, उसको सुधारने में सक्षम होता है। मेरे प्यारे बंधुओं, मंत्र लिखिए पहले आप जिस भाषा में भी लिखना चाहें लिखिए, जिन शब्दों में भी लिखना चाहें लिखिए, लेकिन बोलते वक्त वही शब्द बोलिएगा। मूर्धा हम, 5 शब्द हैं। मूर्धा हम रैणाम मूर्धा समानानाम भूयासम। 4 ही हुए। मूर्धा हम रैणाम मूर्धा समानानाम भूयासम। फिर बोलता हूँ, लिखिए। मूर्धा हम रैणाम मूर्धा समानानाम भूयासम। कि हे प्रभु, मैं धन और सुख की, मूर्धा हम रैणाम, यानी कि धन की दृष्टि से मैं मूर्ध स्थान पर बैठूं, यानी कि मैं धनवानों का भी धनवान बनूं। इसका सीधा अर्थ ये हो गया कि मैं धनवानों का भी धनवान बनूं, धनवान लोग भी मुझसे पीछे हों, मैं उनको भी धन देने में समर्थवान बनूं। जब वेद के ऋषि ने मांगा है ना परमात्मा से, तो उसने मांगने में कसर नहीं छोड़ी। इस तरीके से आप गायत्री मंत्र को ही देख लीजिए, विश्वानी देव के मंत्रों को देखिए, किसी मंत्रों को देखिए, जो बुद्धि के मंत्र उसने मांगे, उसने ऐसी ऐसी बुद्धि की बातें मांग ली, जो बुद्धि बड़े कमाल के लोगों को मिलती है, बड़े ज्ञानवान लोगों को प्राप्त होती है, जिनको मिलकर हम प्रभावित होते हैं। मूर्धा हम रैणाम मूर्धा, परमात्मा मैं धन की दृष्टि से रैणाम कहते हैं धन को, धन दौलत को, रैणाम मूर्धा हम रैणाम मूर्धा, सबसे ऊंचा बैठूं। समानानाम भूयासम, मैं समान रूप से उतना ही विद्वान बनूं। मूर्धा हम रैणाम मूर्धा समानानाम भूयासम, मैं ज्ञान की दृष्टि से भी धनवान बनूं, मैं धन की दृष्टि से भी धनवान बनूं, मैं दूसरों को, कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं डील करने की दृष्टि से भी धनवान बनूं। ये ना हो कि कोई मुझसे कोई बात करे, मुझे समझ ना आए, कोई मुझसे कोई
कोई निर्णय लेना हो और मेरे में शक्ति ना हो, परमात्मा ऐसा जुल्म मुझ पर ना करना। मुझे ज्ञान की दृष्टि से भी धनवान बनाओ, मुझे धन की दृष्टि से भी धनवान बनाओ, और मुझे सामाजिक दृष्टि से भी धनवान बनाओ, कि मैं सबके काम या सब की बात को समझूं और उसका निर्णय लूं। मैं अक्सर कहा करता हूं आपसे कि मैं जब बुद्ध पर चर्चा करता हूं तो मैं यही कहता हूं कि बुद्ध के अंदर त्वरित निर्णय लेने की बड़ी शक्ति है। जिस व्यक्ति में त्वरित निर्णय लेने की शक्ति होती है वो जीवन की बाजियां हारा नहीं करते। हालांकि बुद्ध छोटा सा ग्रह है, मरकरी कहते हैं उसे हम, पारा। ऐसे लोग इतने फास्ट होते हैं अपना काम करने में, आज का काम कल पर नहीं छोड़ेंगे। आज के काम को कल पर छोड़ने का मतलब यह है कि उसको छोड़ ही देना। बुद्ध वाला व्यक्ति ऐसा कभी नहीं करेगा। जो उसने करना है वो करके छोड़ेगा। उसकी कोशिश ये होगी रात को सोने से पहले मेरे सारे काम कंप्लीट होने चाहिए, माई फाइल्स शुड बी कंप्लीट। प्यारे बंधुओं, ये तो मंत्र की बात रही और आपने लिख भी लिया होगा, मैं फिर भी बोल देता हूँ। मूर्धा हम रैणाम मूर्धा समाना नाम भूयासम। परमात्मा, मैं धन की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, अपने सामाजिक हर प्रकार की दृष्टि से मैं मूर्धा हम ऊंचे स्थान पर पहुंचूं। सबसे पहली चीज़ उसने धन मांगा, रैणाम, कि मुझे इतना धन दो। कई बार ऐसे होता है जब धन नहीं होता, कुछ लेने की इच्छा होती है तो आदमी सोचता ही रहता है कि मैं सोचूं नहीं, मेरे पास क्षमता हो, मैं कुछ चाहूं तो मैं ले लूं। कुछ चीज़ लेनी होती है आदमी ने, ले नहीं पाता। तो ये मंत्र आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। मूर्धा हम रैणाम मूर्धा समाना नाम भूयासम। मेरा वीडियो रिपीट करके आप इसे सुन सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब मैं सोच रहा था कि आपको आज किस ग्रह के बारे में बताऊं। पिछली बार मैं चर्चा कर रहा था स्थान परिवर्तन की, और एक ऐसे व्यक्ति का मैंने जिक्र किया था जिसकी कुंडली में 3 स्थान परिवर्तन थे। 3 स्थान परिवर्तन थे। कर्क लगन की कुंडलियां देखने का मुझे ज़्यादा मौका मिला, और मैं भी शौक से देखता था, क्योंकि कर्क लगन मतलब चंद्रमा का लगन। चंद्रमा मन का स्वामी है, और जिसका मन, ये मन ही तो है जो हमें उठा के कहीं से कहीं ले जाता है। हम मन को कोसते रहते हैं, मन खराब है, मन ये है। मैं कहता हूँ नहीं, मन बड़ा अच्छा है। जो आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक बने, जिन्होंने कई 100 आविष्कार कर दिए, ये उनका मन ही तो था जो उनको आविष्कार की ओर ले गया। जो लोग बुरे बने वो भी मन के कारण बने, उनका मन बुराइयों में लिप्त हो गया, बुरे बनते चले गए। लेकिन अच्छा भी हमें ये मन बनाता है। जो अच्छाइयाँ हम करते हैं उसके पीछे भी जो हाथ होता है वो हमारे मन का होता है, हमारी सोच का होता है। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आज आपको कुछ चर्चा करता हूँ सूर्य पर, थोड़ी सी, क्योंकि 8-9 मिनट तो मुझे अभी हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि आज सूर्य की चर्चा कर दूँ, कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा मैं अपने वीडियोस में कर नहीं पाया। न जाने क्या कारण था उसका, मैं पहले और ग्रहों को लेना चाहता था। सूर्य व्यक्ति को प्रतिभाशाली बनाता है जिस प्रकार वो स्वयं प्रतिभाशाली है। उस व्यक्ति के अंदर बोलने की गजब ताकत होगी, भले ही वो सूर्य दूसरे घर में बैठा हो, भले ही वो सूर्य 8वें घर में बैठा हो। उसकी 2nd हाउस पर दृष्टि होनी चाहिए, व्यक्ति वक्ता होगा ही हो। और अगर कहीं साथ में बुध शुक्र बिना अस्त हुए बैठे हुए हो तो धुरंधर धारा प्रवाह वक्ता हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, याद रखना इस बात में। आप देखते हैं ना कि कई लोग बड़े धनवान हो गए लेकिन एकदम निर्धन हो गए। बड़े धनवान थे, एकदम निर्धन हो गए। मैंने ऐसी कुंडलियों का बहुत अध्ययन किया कि क्या कारण था कि इनको इतना नुकसान उठाना पड़ा। मुझे 2-3 कुंडलियों में एक ही प्रकार का ये योग मिला। मैं आपको समझा देता हूँ। कर्क लगन की कुंडली के अंदर सिंह राशि दूसरे में चली जाती है, दूसरा घर दौलत का होता है। अगर सूर्य दूसरे घर का मालिक होकर वापस लगन में आ रहा हो, मैंने 100% पाया कि वो व्यक्ति जीवन के किसी मकाम पर जाकर बहुत निर्धन हुआ। और इस चीज़ को मैंने रिपीट होते हुए देखा। अगर एक की कुंडली में देखा
दूसरे की कुंडली में देखा, तीसरे की कुंडली में देखा, चौथे की कुंडली में देखा, तो फिर पांचवें में देखने की कोई गुंजाइश रह नहीं जाती कि हाँ ये ठीक है कि लगन से अगले घर का जो मालिक है वो वापस लगन में आ रहा हो, चाहे लगन कोई भी हो। कर्क में ये ज्यादा बात लगती है। दूसरे घर का स्वामी, धन भाव का स्वामी अगर वापस लगन में आ रहा हो, यानी कि द्वादश हो रहा हो और सूर्य हो, सूर्य तो एक ही का है कर्क का, लेकिन मैंने इसका प्रभाव और ग्रहों पर भी देखा। समझा देता हूं। तुला लगन है, उसका मालिक शुक्र है, उसका अगला घर वृश्चिक हो गया, मालिक मंगल है। अगर मंगल बैक कर रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति चाहे कुछ दिन के लिए ही आर्थिक तौर पर दुर्बल रह सकता है। परमात्मा बड़ी एक कहते हैं एक ऐसी शक्ति है जो हमें हर कमजोरी में से निकाल देती है। मैंने किसी की कोई जीवन की स्थिति स्थायी नहीं देखी। अगर कोई कल गरीब था तो आज फिर वो अमीर है, अगर कोई आज अमीर है तो वो कल को हो सकता है निर्धन हो जाए। अगर सूर्य आपकी कुंडली के लगन के अंदर है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये विवाह में बाधाएं डालता है। लगन का सूर्य विवाह में बाधाएं डालेगा ही डालेगा। जितने भी लोगों की कुंडलियां मेरे पास आई जिनके विवाह हुए नहीं, मैंने अधिकतर सूर्य को अकेले रूप में, दो ग्रह नहीं, अकेला सूर्य लगन में बैठे हुए थे, राशि कोई भी हो। लेकिन इस पर मैं कोई मोहर नहीं लगा सकता। मैं केवल आपको कह सकता हूं कि ये मैंने महसूस किया। दूसरे घर का सूर्य व्यक्ति की वाणी के अंदर जादू भरने की ताकत रखता है। उसकी आवाज़ भारी होगी लेकिन प्रभावशाली होगी। तीसरे घर का सूर्य व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पुरुषार्थी नहीं बनाता, वरना आदमी कह सकता है कि तीसरे घर में सूर्य बैठा है बड़ा, नहीं, मैंने नहीं देखा। चौथे घर का सूर्य व्यक्ति को लोलुप बनाता है कि मेरे पास ये भी हो, वो भी हो, मैं ऐसा भी करूं, वो भी करूं, लेकिन अगर उसके साथ ग्रह ठीक नहीं बैठे, अगर राशि ठीक नहीं है, तो उसकी बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। पांचवें घर का सूर्य मेधा बुद्धि का स्वामी, बड़ी क्विक बात करेगा। मैं इसके साथ आपको आज एक बात और भी जोड़ देता हूं। बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने कईयों की कुंडली में देखी है। एक आदमी की कुंडली में मैंने, वो भी कर्क लगन था। आप ये मत सोचना कि मैं सिर्फ कर्क लगन पर ही चर्चा करता हूं, मैं सब लगनों पर करता हूं, करता भी रहूंगा। मैंने देखा कि उसका सूर्य और शुक्र कर्क लगन की कुंडली का होकर वृश्चिक राशि के अंदर दोनों बैठे हुए हैं। सूर्य भी है, शुक्र भी है। शुक्र कुछ डिग्रियों पर अस्त है, वैसे हम 15 डिग्रियां मानते हैं अस्त की, लेकिन अगर 8, 9, 10 भी हो तो हम तब भी स्वीकार करते हैं कि नहीं, शक्ति लिए हुए हैं। तो क्या देखा कि ये तो 11वें घर का स्वामी, दूसरा वृष राशि का स्वामी शुक्र, 11वें घर का स्वामी, वो भी पंचम में बैठा हुआ है। दूसरे घर का स्वामी जो धन भाव का स्वामी है, वो भी पंचम में बैठा है। इनकी कमाई के दोनों साधनों के ग्रह के स्वामी इकट्ठे होकर 5वें घर में आ गए, अर्थात बुद्धि के घर में आ गए, संतान के घर में आ गए, ज्ञान के घर में आ गए। ऐसा व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र के अंदर, ज़रूरी नहीं कि जन्म से अमीर हो सकता है कि वो 50 साल की उम्र के अंदर जवानों से भी आगे निकल जाए। उसके बच्चे पढ़े लिखे होंगे, लेकिन 5वें घर के सूर्य में एक कमी मैंने अक्सर देखी कि ऐसे व्यक्ति की विद्या जीवन में एक बार छूटती ज़रूर है, चाहे वो कुछ दिन के लिए ही छूटे, लेकिन फिर वो अपनी परिपाटी पर चल पड़ता है। छठे भाव का सूर्य व्यक्तियों को शत्रु पर हावी होने की ताकत देता है। 7वें भाव का सूर्य व्यक्ति को किसी अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो किसी प्रकार का बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, कोई ना कोई तकरार रखेगा। टाइम बहुत बढ़ता जा रहा है, 15 मिनट की वीडियो होने को जा रही है, ज़्यादा ही हो जाए। 8वें घर का सूर्य, देखो 8वां घर जो है ना, ये हमारे कुछ पिछले जन्म की बातें भी कर जाता है। 8वें घर का सूर्य हमें प्रमाणित करता है कि ये लोग कुछ कर्जे में रह सकते हैं, बोलेंगे ठीक, बात ठीक करेंगे, क्योंकि दृष्टि दूसरे घर पर जा रही है। आगे चलता हूँ। 9वें भाव का सूर्य अति शुभ है। ऐसे व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में आगे निकल जाते हैं। धर्म का क्षेत्र मैं ये नहीं कहूँगा,
ऐसे लोग दानी स्वभाव के हो जाते हैं, लंगर लगवा देने, लोगों को कुछ बांटते रहना, ये स्वभाव उनका होता है। अगर कहीं लगन उनका मित्र हो, यानी कि लगन वाला स्वामी अगर सूर्य का मित्र हो तो कमाल ही कर देगा। 10वां घर तो सूर्य का अपना है ही है। ये तो आदमी को गजटेड ऑफिसर या कमाल का दुकानदार या कमाल का बिजनेसमैन बहुत कुछ बना सकता है, बहुत कुछ बना सकता है। राजनीति के क्षेत्र के अंदर बहुत सारे लोगों की कुंडली में 10वें घर में मैंने सूर्य को ही पाया। 11वें घर का सूर्य देगा तो धन ही देगा। वैसे 11वें घर के ग्रह को हम ज़्यादा महत्व देते नहीं, पर मैं अब देख रहा हूँ कि देना चाहिए महत्व। आखिर 11वां घर एक बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस है। 12वें घर का सूर्य आदमी को विदेश यात्राएं भी करवाता है, लेकिन ये उसके शत्रुओं की लड़ी लगवा देगा। तो 6ठे भाव पर दृष्टि आ रही है, उसका ननिहाल पक्ष दुर्बल हो सकता है, लेकिन व्यक्ति कुल मिलाकर अपने जीवन को बड़े आराम से जी जाएगा। मैं 12वें घर के सूर्य की बात कर रहा हूँ। इसी के साथ आज की 16-17 मिनट होने को आ गए। आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरी माँ सरस्वती, जिसके आंचल में मैं बैठता हूँ, जिसके चरणों में मैं विराजमान हूँ, मुझे प्रोत्साहित करती है कि मैं आपसे बातें करूँ। मैं आपको नहीं देख पाता, आप मुझे देखते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। हम लोगों की आत्माओं को, शरीरों को अपनी शुभकामनाएं दिया करो कि हमारी सेहत रहे और हम आपसे बातें करते रहें। आप सुखी रहें। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।